इसमें हमने देखा था कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन सी इसमें चीजें होती हैं, कैसे कैसे उनका ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में हमने देखा लास्ट लेक्चर में, एंड यूनिवर्स के बारे में देखा कैसे ओरिजिन हुआ इसका। बनती गई, कैसे कैसे गैलेक्सीज बनती गई, कैसे कैसे स्टार्स बने, कैसे कैसे प्लैनेट्स बनते गए, ये सारी चीजें हमने देखी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में। देन हमने बिग बैंग थ्योरी में सिंगुलैरिटी प्रोसेस देखा कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। उसके अलावा हमने एविडेंस ऑफ बिग बैंग देखे, दो एविडेंस थे, एक हमारे पास रेड शिफ्ट था और दूसरा कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस था। देन हमने ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट देखा कि सबसे पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, देन उसमें गैलेक्सीज बनती गई, देन सोलर सिस्टम, देन प्लैनेट्स, देन मून, ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमने इसको देखा। देन हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा कि गैलेक्सी क्या होती है, कितने टाइप्स की गैलेक्सीज होती हैं, वो हमने देखा लास्ट सेशन में। स्पाइरल गैलेक्सी होती है, एलिप्टिकल होती है, इरेगुलर गैलेक्सी होती है, डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉम्पोजिशन। उसके अलावा सोलर सिस्टम हमने देखा कि सोलर सिस्टम क्या होता है और हमारा सोलर सिस्टम कौन सा है, उसमें कितने प्लैनेट्स हैं और कौन कौन सी चीजें इस सोलर सिस्टम में होती हैं, ये भी लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं हम। देन हमने मिल्की वेज गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, सन एंड देन प्लैनेट्स, एंड जिसमें हमारा एक प्लैनेट है अर्थ, इसके बारे में हमने देखा कि मिल्की वे गैलेक्सी की कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कौन कौन सी मेजर प्रॉपर्टीज हैं। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है सन एंड इट्स कॉम्पोजिशन। अब देखें, हमने कहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे हम। यूनिवर्स का ओरिजिन देखा सबसे पहले, देन यूनिवर्स में गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम होते हैं, सोलर सिस्टम जो हमारा है उसमें जो उसका सेंट्रल पार्ट है वो है सन। तो आज हमने सन के बारे, सन और इसकी कंपोजिशन वगैरह देखनी है डिटेल में कि सन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे कैसे इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, कैसे हमारे तक लाइट पहुंचती है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी सन एंड इट्स कंपोजिशन। अगर देखा जाए तो सन क्या है, अ स्टार, अ हॉट बॉल ग्लोइंग इन द हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी एक आग का गोला है ये, हमारे सोलर सिस्टम के हार्ट यानी सेंटर में, मिड में है। सोलर सिस्टम हमारा क्या है कि ये आपके पास सन है जी, सपोज ये फर्ज कर लें जी आपके पास सन है, इसके इर्द गिर्द अब प्लैनेट्स वगैरह रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनमें से एक प्लैनेट जो है वो अर्थ है, ठीक है। तो सन को, उसका सन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो कंपोजिशन है, उसको साइंटिस्ट जो हैं वो मेजर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन, ठीक है जी। अब हर एक जोन को अलग अलग हमने देखना है कि कोर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, रेडिएटिव जोन के प्रोसेसेस कैसे होते हैं, कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, ठीक है जी। तो एक एक करके इनको देखते हैं, सन के जो मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं जी कोर। कोर इज द सेंटर ऑफ सन, ठीक है। सन का जो बिल्कुल सेंटर है उसको कोर कहा जाता है, और ये हॉटेस्ट रीजन ऑफ द सन है, जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब देखें, फर्ज कर लें ये है जी सन, वेट कीजिएगा 1 सेकेंड। अच्छा, अब सन का जो मिड है ये यहाँ पे, ये हम कह देते हैं जी क्या है, कोर। अब सन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट अगर हम देखें तो सेंटर पॉइंट से जो टोटल रेडियस होता है सन का, यहाँ से लेकर ये जो पूरा रेडियस है, इसका जो 25% है वो सिर्फ कोर होता है।
25% of total radius, ठीक है। 25% ऑफ टोटल रेडियस क्या होता है? कोर। कोर के अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से सन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स को बाद में इन द फॉर्म ऑफ लाइट मिलती है, ठीक है। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। अब फ्यूजन रिएक्शन पता होना चाहिए होते क्या है। फर्ज करें बच्चे, दो ये आपके पास कुछ मैस हैं, एक मैस है जस्ट लाइक M1, देन एक मैस है M2, ठीक है। फ्यूजन का मतलब है कि फ्यूज हो जाना एक दूसरे में, ठीक है, कंबाइन हो जाना दो मैसेज का। अब ये दोनों मैस जब कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी फ्यूजन रिएक्शन अकर हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों मैसेज का अगर अलग अलग मैस फाइंड किया जाए तो फर्ज करें वो आता है एक्स, ठीक है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं तो इनका जो मैस आएगा वो सपोज कर लें आता है वाई, फाइनल जो मैस है। तो वो जो वाई है वो हमेशा एक्स से लेस होगा। वो जो मैस डिफरेंस आ गया है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, जो कि जिसको हम कहते हैं फ्यूजन एनर्जी। और वही फ्यूजन एनर्जी सन के लिए एज अ सोर्स ऑफ हीट है या सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब सन के कोर में हमने देखना है कि टेम्परेचर कितना होता है। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है जी, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सन के कोर में, ठीक है जी। कोर क्लियर है सबको? आवाज नहीं आ रही मेरी? क्लियर है सबको आवाज? चैट बॉक्स में काइंडली बता दें। ठीक है जी, आवाज क्लियर है। अच्छा, तो कोर के बारे में हमने देखा कि कोर एक तो सेंटर ऑफ सन है। सन का जो टोटल रेडियस है उसका 25% कोर होता है, ठीक है। इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं और ये हॉटेस्ट रीजन ऑफ द सन है, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है जी। अब हमने चेक करना है जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है, रेडिएटिव जोन। अब एक रेडिएटिव जोन में जाने से पहले आपको बता दूं कि कोर में जब फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज, ठीक है जी। जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सन का रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन नाम से जाहिर है कि यहाँ पे रेडिएशंस के थ्रू एनर्जी ट्रेवल करेगी। जिस तरह कोर में फ्यूजन रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, इस तरह वो जो एनर्जी वहां पे कोर में प्रोड्यूस हुई थी वो रेडिएशन के जरिए रेडिएटिव जोन से ट्रेवल करेगी, ठीक है जी। कोर के बाद रेडिएटिव जोन से रेडिएशन के जरिए एनर्जी ट्रेवल करेगी। अब वो रेडिएशन के जरिए एनर्जी ट्रेवल करती हुई कोर से अगले वाले जोन में जाएगी। समझ आ गई सबको? क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले रेडिएटिव जोन तक। रेडिएटिव जोन तक सबको क्लियर है? दो क्वेश्चन थे हमारे अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। कोर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है थ्रू फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है, ये होते हैं जी फ्यूजन रिएक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद कोर से एनर्जी ट्रेवल करती है आउटवर्ड, सन के कोर से आउटवर्ड एनर्जी ट्रेवल करती है थ्रू रेडिएटिव जोन। अब रेडिएटिव जोन में कैसे एनर्जी ट्रेवल करती है? जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी कोर में वो इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशन वहां से रिलीज होती है और उन्हीं रेडिएशंस की फॉर्म में रेडिएटिव जोन से ट्रेवल करती हुई कन्वेक्टिव जोन में चली जाती है, ठीक है जी। अब ये साइड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि कैसे होता है ये। फर्ज करें जी ये है सन, ठीक है। सन के अंदर ये मैंने इसका छोटा सा एक पोर्शन बना दिया कोर, ठीक है। कोर के बाद मेरे पास आ जाता है रेडिएटिव जोन, ठीक है। ये मेरे, अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सन का तीन पोर्शन हमने कंपोनेंट डिस्कस किए।
सबसे पहला हमने देखा कि सेंटर में कोर होता है, देन हमारे पास आता है रेडिएटिव जोन, देन आता है कन्वेक्टिव जोन। अब जो कोर है वो क्योंकि 25% ऑफ टोटल जो है सन का रेडियस उसके बराबर होता है। कोर में जो फ्यूजन रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशन, कोर में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो ये जो आपका रेडिएटिव जोन है इसमें इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशन ट्रेवल करती हुई बाहर आती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। जब एनर्जी आपकी कन्वेक्टिव जोन तक पहुंचती है तो कन्वेक्टिव जोन में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो कि मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस की कंपोजिशन होती है जिस प्लाज्मा की। तो वो रेडिएशंस जब कन्वेक्टिव जोन में आती हैं तो कन्वेक्टिव जोन में अब प्लाज्मा मूव कर रहा होता है। फर्ज करें कि ये रेडिएशन यहाँ से ट्रेवल करती हुई आ रही है बाहर, ये आपका कन्वेक्टिव जोन है, इधर ये प्लाज्मा पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये प्लाज्मा मूव करता है तो कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन भी एक मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ कंडक्शन है। ठीक है। तो जब ये रेडिएशन इस कन्वेक्शन जोन में पहुंचती हैं तो ये जो प्लाज्मा है ये मूव कर रहा होता है मुसलसल। ठीक है। मूव क्यों कर रहा होता है? क्योंकि जब इसका जो आउटर सरफेस होती है ये होती है कोल्ड। ठीक है। ये जो इनर सरफेस होती है ये होती है बहुत ज्यादा हार्ड। ठीक है। अब आपको बताया कि जो कोल्ड चीज हार्ड चीज है वो हमेशा लाइटर वेट होती है और कोल्ड चीज हमेशा हैवियर इन वेट होती है। ये आप अगर वाटर के बारे में पढ़ें तो वाटर का भी यही कंसेप्ट है कि जो हॉट वाटर है वो लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। क्यों लाइटर होता है? क्योंकि हॉट वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और कोल्ड वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ था मेरे पास, प्लाज्मा पड़ा हुआ है इधर बिल्कुल रेडिएटिव जोन के साथ, इधर पड़ा हुआ है जो प्लाज्मा, वो क्या करेगा? वो ट्रेवल करता हुआ, क्योंकि हॉटर है, लाइट इन वेट है, वो आउटवर्ड मूव करेगा। ठीक है। जब प्लाज्मा आउटवर्ड मूव करेगा तो जब वो कन्वेक्टिव जोन के एज पे पहुंचेगा तो वहां पे टेम्परेचर अब कम है तो वो क्या करेगा? यहाँ से टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। जब डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो ये वापस दोबारा ट्रेवल करना शुरू कर देगा बैकवर्ड इन कन्वेक्टिव जोन टूवर्ड्स रेडिएटिव जोन। ठीक है। अब क्या करेगा? दोबारा रेडिएटिव जोन के पास जाएगा, वहां से हीट अब्सॉर्ब करेगा, दोबारा बाहर कन्वेक्टिव जोन से आके हीट रिलीज करेगा, देन दोबारा जाएगा, देन वापस आएगा। ये साइकिल थ्रू आउट चलता रहता है। ठीक है जी। तो इस तरह हीट कोर से बाहर कन्वेक्टिव जोन से निकलती है। आवाज दोबारा नहीं आ रही? किस किस को आवाज नहीं आ रही? आवाज किस किस को क्लियर नहीं है? बच्चे जिसका इशू आ रहा है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन फिक्स करें। मेरी तरफ इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, मैक्सिमम लोगों को आवाज सही आ रही है। और बच्चे ये जो कंपोजिशन होती है जो आपका रेडिएटिव जोन है ये भी मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना हुआ होता है। ठीक है। हीलियम गैस पार्टिकल और हाइड्रोजन गैस पार्टिकल होते हैं। सिमिलरली कन्वेक्टिव जोन में भी हीलियम गैस पार्टिकल और हाइड्रोजन गैस पार्टिकल होते हैं। ठीक है। अब होना तो ये चाहिए कि रेडिएटिव जोन में भी वही कंपोजिशन है, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन में भी वही कंपोजिशन है। तो एनर्जी रेडिएटिव जोन में कन्वेक्शन के थ्रू क्यों नहीं ट्रेवल करती, प्लाज्मा मूव क्यों नहीं करता? उसकी रीजन ये है बच्चे कि रेडिएटिव जोन में बाहर इधर टेम्परेचर लो नहीं होता, इसलिए प्लाज्मा मूव नहीं कर रहा होता। जो कन्वेक्टिव जोन है उसमें जो आउटर लेयर का टेम्परेचर है, कन्वेक्टिव जोन का जो आउटर एज है उसका टेम्परेचर लो होता है। उस लो टेम्परेचर की वजह से वो प्लाज्मा मुसलसल मूव कर रहा है, एक साइकिल चल रहा है जिसमें वो रेडिएटिव जोन से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, बाहर आकर रिलीज करता है, देन अब्जॉर्ब करेगा, देन रिलीज करेगा। ठीक है जी। एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है समझ आ गई सबको? बच्चे कोर में फ्यूजन रिएक्शंस अकर करते हैं। ठीक है। फ्यूजन रिएक्शंस कोर में अकर होता है। कोर में बच्चे आपके हीलियम और हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो कि जब आपस में फ्यूज करते हैं तो
सॉरी हाइड्रोजन आयंस आपस में फ्यूज करते हैं और वो हीलियम पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये पहले आपको बता चुका मैं, फ्यूजन रिएक्शन की डिटेल्स अभी कुछ टाइम पहले बताई आपको जब कोर्स समझा रहा था, शायद आप डिस्कनेक्ट हुए थे तो। आवाज बच्चे किस किस को क्लियर नहीं आ रही? बार बार इशू आ रहा है आवाज का, वॉइस का बार बार इशू आ रहा है। आप काइंडली एक दफा टेक्स्ट कर दें किसको क्लियर नहीं आ रही, जिनको क्लियर है वो ना करें। आई थिंक अभी सबको आ रही है आवाज। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। सन में एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है, सबको समझ आ गई है, क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिजिकल फीचर्स ऑफ सन। अब ये सन की कुछ प्रॉपर्टीज है कि इसका डायमीटर कितना होता है, सन का मास कितना होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में देखें हाइड्रोजन और हीलियम इसकी मेजर कंपोजिशन है। उसके अलावा सन की डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर एट द कोर कितना है, मीन डिस्टेंस कितना है इसका। ठीक है, तो ये चीजें आपकी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डायमीटर आपको रिमेंबर करना चाहिए, याद होना चाहिए कि कितना डायमीटर होता है इसका। देन मैस सन का आपको पता होना चाहिए, सोलर मैस। ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कि सोलर मैस को एज अ रेफरेंस रखा हुआ है और उससे बाकी गैलेक्सीज, स्टार या प्लैनेट्स का मैस कंपेयर किया जाता है एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करने के लिए। देन सन की कंपोजिशन क्या है, कितनी गैसेस कितने कितने परसेंट होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा डेंसिटी कितनी है ये पता होना चाहिए। टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ये पता होना चाहिए। देन इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। उसके अलावा मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, यानी जमीन से सूरज का डिस्टेंस कितना है वो आपको पता होना चाहिए। ये चीजें जो है ये बेसिकली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज आपको अगर याद होंगी तो अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, तो इजीली उसका आंसर कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ये थे हमारे फिजिकल फीचर्स ऑफ सन, कुछ प्रॉपर्टीज है बेसिकली। उसके अलावा वेरी लार्ज एंड एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होता है सन का। ठीक है, अब ये वेरी लार्ज और मैग्नेटिक मैग्नेटिक एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, इसका देखते हैं जी। इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। एक तो बच्चे सन के अंदर प्लाज्मा, आपको भी मैंने बताया है कि कन्वेक्टिव जोन में मूव कर रहा है, वो रेडिएटिव जोन से एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है और कन्वेक्टिव जोन की आउटर लेयर पे आके एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, वो जब प्लाज्मा मूव करता है तो मूव करने की वजह से वहां पे उसकी इनर मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि क्योंकि वो काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा है, इसलिए वो वेरी स्ट्रांग और एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके करीब कोई चीज चाहे वो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है। ठीक है जी। देन जी, सेंटर ऑफ गैलेक्सी के इर्द गिर्द सन की वेलोसिटी कितनी है, ये भी एमसीक्यूज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारी, जिसका एक हमारा पोर्शन है सोलर सिस्टम, उसके इर्द गिर्द सन मिल्की वे गैलेक्सी के राउंड चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देन मिल्की वे के इर्द गिर्द कितने अरसे में ये चक्कर लगाता है, 250 मिलियन ईयर्स, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा सन की रेज जो है वो कितना टाइम लेती हैं अर्थ पे पहुंचने के लिए, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिमेम्बर करना चाहिए आप। ठीक है जी, ये थी कुछ फिजिकल फीचर्स ऑफ सन, जो कि कुछ मेन मेन प्रॉपर्टीज थी। देन नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा प्लेनेट। अब देखें, जिस तरह मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने चलना है। हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, यूनिवर्स से, देन गैलेक्सी पे आए, गैलेक्सी से सोलर सिस्टम पे आए, देन हमने सोलर सिस्टम का मेजर पार्ट सन कवर किया। उसके बाद हमने अब प्लैनेट्स कवर करने हैं, प्लैनेट्स की डिटेल देखनी है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे ये रिवॉल्व करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखते हैं। प्लैनेट की बच्चे अगर डेफिनेशन देखें तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में इसकी डेफिनेशन दी थी कि अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएं, 3 कंडीशन, तो देन वो जो बॉडी है हेवनली बॉडी, उसको प्लैनेट कह सकते हैं। ठीक है, वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है जी, इट शुड ऑर्बिट अ स्टार। ठीक है, जिस तरह हमारी जमीन एक प्लैनेट है,
वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। सन क्या है? स्टार है। पहली कंडीशन वेरीफाई होगी। देन it must be enough, it must be big enough to have enough gravity to force it into a spherical shape। पहली कंडीशन क्या है जी? कि स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि उसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि वो खुद को स्फेरिकल शेप में मोल्ड कर ले। बात समझ आ गई? देन थर्ड कंडीशन है जी, इट मस्ट बी बिग एनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर्ड अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर साइज नियर इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तीसरी कंडीशन क्या है जी? कि अगर दोबारा देखते हैं जी, ये फर्ज करें आपके पास सन है, ठीक है। सन के इर्द गिर्द ये मैं सपोज कर लेता हूँ कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है। सर्कल सही तरह नहीं बना, लेकिन इसको सर्कल ही ज़ूम कर लीजिएगा, ठीक है। ये सन है जी, इसके इर्द गिर्द ये क्या रिवॉल्व कर रही है? अर्थ। पहली कंडीशन तो ये है कि इसको सन के इर्द गिर्द किसी स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना चाहिए। अगर रिवॉल्व कर रही है तो इसका मतलब है प्लेनेट। पहली कंडीशन अर्थ ने फुलफिल कर दी। दूसरी कंडीशन क्या है? कि इसकी इनर ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि ये खुद को स्फेरिकल शेप में मोल्ड कर ले, ठीक है। तो अर्थ ने स्फेरिकल शेप में भी मोल्ड किया हुआ खुद को। थर्ड कंडीशन क्या है? कि इसके पाथ में, जो इसका पाथ है जिसमें ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, इसके पाथ में अगर इसी के साइज की कोई चीज है तो उसको करीब करीब से क्लियर किया होना चाहिए। लाइक अगर ये अर्थ यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है तो इसके पाथ में इसके करीब तरीन कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको क्लियर करना चाहिए ताकि वो इसको डिस्टर्ब ना करे। और वो क्लियर कैसे करेगी? अपनी ग्रेविटी की वजह से। उसको या तो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है, या फिर वो उसकी पाथ से इतना दूर होगा कि उसकी ग्रेविटी का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए किसी भी हेवनली बॉडी को प्लेनेट की कैटेगरी में आने के लिए। ठीक हो गया? प्लेनेट की तीनों कंडीशंस क्लियर है सबको? ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी टाइप्स ऑफ प्लैनेट। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड देन जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में डिफरेंस भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि इन दोनों प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्लोज टू सन, स्मॉल मैस एंड रेडियाई। यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हमेशा क्लोज टू सन होंगे, ठीक हो गया। मैस उनका कम होगा और रेडियस भी कम होगा। जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो सन से अवे होंगे, मैस भी ज्यादा होगा और रेडियस भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इन दोनों में, जो टेरेस्ट्रियल है वो रॉकी सॉलिड सरफेस विद हाई डेंसिटीज, यानी इनकी सरफेस रॉक से बनी हुई होगी और डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। जो सन के क्लोज प्लैनेट है उनकी बात कर रहा हूँ कि डेंसिटीज हाई होंगी इनकी। एंड जो जोवियन प्लैनेट्स हैं जो कि सन से अवे हैं, उनकी डेंसिटीज कम होगी, वो रॉकी सरफेस नहीं होगी उनकी, वो गैसियस सरफेस होगी। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस है कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं जो क्लोज टू सन होते हैं, ये स्लो रोटेशन होती है इनकी। इनकी जो रोटेशन की सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने की स्पीड है वो कम होती है। और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है। फास्ट रोटेशन होती है इनकी और इनकी स्लो रोटेशन होती है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता है और जो जोवियन प्लैनेट है उनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। चार डिफरेंस होंगे जी हमारे पास। पांचवा डिफरेंस क्या है? कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनके फ्यू मून्स होते हैं, यानी उनके इर्द गिर्द जो फर्दर मून्स हैं वो कम होते हैं और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके इर्द गिर्द मून्स ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट में अगर डिफरेंस आ जाए तो लिख लेंगे। और इसमें क्वेश्चन डिफरेंस कभी पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और इस तरह भी पूछा जा सकता है सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में पूछ ले या सिर्फ जोवियन प्लैनेट के बारे में पूछ ले। जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। ये जी प्लैनेट्स है कुछ, ये तीन तीन चार चार प्रॉपर्टीज है हर एक प्लैनेट की जो कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डायमीटर कितना है, उसके बाद एटमॉस्फेयर क्या है, इसकी नंबर ऑफ मून्स कितने हैं इसके, उसके अलावा एवरेज टेम्परेचर कितना है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तो सबसे पहले अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी जी क्लोजेस्ट टू सन है, यानी सन के करीब तरीन प्लेनेट है, ठीक है। उसके बाद मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, दो प्रॉपर्टीज होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मरकरी का कोई मून नहीं है, जिस तरह हमारा मून है एक, उसके सन के इर्द गिर्द जो मून रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह का मरकरी के इर्द गिर्द कोई मून नहीं है। नंबर ऑफ रिंग्स नहीं है जी। उसके अलावा डायमीटर इसका 4900 किलोमीटर है और एवरेज टेम्परेचर इसका -170 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये कितनी प्रॉपर्टीज होगी आपकी? 6 प्रॉपर्टीज। ये हर एक प्लेनेट की 6 प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर वेनस की बात करें तो वेनस ऐसा प्लैनेट है जो क्लोजेस्ट टू अर्थ है। इसकी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स के होने की वजह से जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो इस प्लेनेट का कलर येलोइश होता है, येलो टाइप, ठीक है। इसका भी कोई मून नहीं है, कोई रिंग नहीं है इसके इर्द गिर्द। रिंग बेसिकली क्या होते हैं कि डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं कि इस प्लेनेट के इर्द गिर्द रिंग है, इसके फलां के इर्द गिर्द रिंग है और फलां के इर्द गिर्द नहीं। वो डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, रॉक्स भी हो सकते हैं, या किसी भी टाइप का मटेरियल हो सकता है। उसके अलावा वेनस का डायमीटर आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, टेम्परेचर भी 480 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह अर्थ में अगर इसका मेजर फीचर देखें तो इस पे लाइफ पॉसिबल है। मेन जो इसकी एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। उसके अलावा वन मून है अर्थ का, जो हम कहते हैं जी चांद नजर आ रहा है, वन मून है जिसको ल्यूना कहा जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में इसका नाम ल्यूना है। उसके अलावा इसके इर्द गिर्द भी कोई रिंग नहीं है। डायमीटर इसका आपको गिवन है, देन एवरेज टेम्परेचर इसका 15 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह नेक्स्ट प्लेनेट है मार्स। मार्स के को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी एटमॉस्फेयर में रेड डस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और मेजर जो गैस है इसकी एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मार्स के इर्द गिर्द 2 मून्स है, जिस तरह हमारी अर्थ के इर्द गिर्द 1 मून है, इसी तरह मार्स के 2 मून्स हैं। फर्स्ट को कहते हैं फोबस एंड देन डीमोस। 2 मून्स हैं, फोबस एंड डीमोस, ठीक है जी। उसके अलावा इसका इर्द गिर्द भी कोई रिंग नहीं होता। डायमीटर इसका आपको शो हो रहा है और -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसी तरह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इसकी इनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इनके मून्स, नंबर ऑफ मून्स कितने हैं वो पता होना चाहिए। उसके अलावा इनके इर्द गिर्द रिंग है किसी डस्ट का या रॉक का या किसी भी टाइप का रिंग हो सकता है, वो है या नहीं है वो पता होना चाहिए। डायमीटर पता होना चाहिए और इसका एवरेज टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। रिंग किस टाइप का होता है मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, माइट भी पिक्चर में शो हो रहा हो। ये देखें जी, सैटर्न के इर्द गिर्द रिंग शो हो रहा है, ठीक है। पिक्चर में सबको नजर आ रहा है। ये अब जो रिंग है ये डस्ट का भी हो सकता है, रॉक्स का भी हो सकता है, या किसी भी टाइप का हो सकता है। कुछ जो प्लेनेट हैं उनका ये रिंग क्लियरली विजिबल होता है, और कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जिनका ये रिंग विजिबल नहीं होता लेकिन उनके इर्द गिर्द होता है। नेक्स्ट है जी स्टार और प्लेनेट में हमने डिफरेंस करना है कि स्टार और प्लेनेट में अगर डिफरेंशिएट करना पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, या स्टार क्या होता है उसकी मेजर प्रॉपर्टी और प्लेनेट क्या होता है उसकी मेजर प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ये पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार और प्लेनेट में डिफरेंशिएट करें। तो ये 4-5 मेजर पॉइंट हैं कि जो स्टार है वो मैसिव शाइनिंग स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज है। जिस तरह सूरज है, सूरज की जो मेन कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है। तो ये हॉट गैसेस का एक शाइनिंग स्फीयर होता है, आग का गोला होता है कह सकते हैं आप। उसके अलावा अगर प्लेनेट का देखें तो प्लेनेट इज अ राउंड बॉडी इन स्पेस ऑर्बिटिंग द स्टार, ठीक है। प्लेनेट जो है वो राउंड बॉडी है स्पेस में जो कि स्टार के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है। अब स्टार की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइट रिलीज करता है ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है, और प्लेनेट लाइट एमिट नहीं करते। तीसरा डिफरेंस क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड स्टार।
अब देखें कि जिस तरह सन एक स्टार है, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स, इसी तरह स्टार की ये मेजर प्रॉपर्टी है कि इसके अराउंड डिफरेंट चीज़ों को रिवॉल्व करना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स को। वो प्लैनेट भी हो सकते हैं, वो डाइवरीज भी हो सकते हैं, वो और भी काफ़ी तरह की हेवनली बॉडीज हो सकती हैं। प्लैनेट क्या है कि प्लैनेट का किसी न किसी स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना चाहिए। और दूसरा कि सन की प्रॉपर्टी क्या थी कि इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स को रिवॉल्व करना चाहिए। अब प्लैनेट की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके इर्द गिर्द सैटेलाइट को रिवॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब वो सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकता है, वो सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अगर अर्थ के केस में देखें तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून, ठीक है जी। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एटमॉस्फेयर में सेंड किए हुए हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। नेक्स्ट डिफरेंस है जी, स्टार रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ गैलेक्सी एंड प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है। जो स्टार हैं वो गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो प्लैनेट हैं वो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे सन में स्टार आना चाहिए अगर आपने डिफरेंस करना है प्रॉपर्ली जनरलाइज तरीके से। सन इन केस ऑफ आवर सोलर सिस्टम आ जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्टार्स को गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए और प्लैनेट्स को स्टार के अराउंड। नेक्स्ट है जी, स्टार्स जो है वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह सन के केस में हमने देखा कि फ्यूजन रिएक्शन से वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। और जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार की एनर्जी से, वो स्टार से एनर्जी लेते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। एग्जांपल क्या है स्टार की? सन। और प्लैनेट की एग्जांपल क्या है? जिस तरह हमने अभी देखा अर्थ, वेनस, मार्स वगैरह, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जी, मून। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। एस्ट्रोनॉमी में मून को के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है ल्यूना, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम है। डिफरेंट और भी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके मून हैं, लेकिन हमारा जो ल्यूना मून है वो फिफ्थ लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब ये मून की, जिस तरह पहले हमने सन की देखी है प्रॉपर्टीज, उसी तरह ये मून की कुछ प्रॉपर्टीज है कि इसका डायमीटर इतना होना चाहिए जी, 3450 किलोमीटर, इसका मैस इतना है। उसके अलावा मून ऑर्बिट्स द अर्थ एवरी 27 डेज एंड 7 आवर्स। देन है जी एवरेज सरफेस टेम्परेचर इसका दिया हुआ है, ठीक है, ये भी सन से ही एनर्जी ले रहा है। उसके अलावा मून की कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लिटिल अमाउंट ऑफ इनर्ट गैसेज है, ठीक है। इनर्ट गैसेज कौन सी गैसेज होती हैं? जो कि किसी एटम या किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल नोबल गैसेज है, जो पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ते हैं आप लोग। उसके अलावा मून से जो लाइट एमिट होती है या टकरा के वापस आती है वो 1.3 सेकंड लेती है अर्थ में पहुंचने के लिए, और इसका साइज 1/4 ऑफ, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट है जी, हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एस्ट्रोनॉमी में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है, एक्लिप्स। सबसे पहले देखते हैं जी एक्लिप्स होता क्या है। An eclipse takes place when one heavenly body such as moon or planet moves into the shadow of another heavenly body. फर्ज करें बच्चे कि ये सन है, ठीक है। सॉरी, ज्यादा बड़ा बन गया। ये हमारे पास सन है। सन ये, इसके इर्द गिर्द ये एक हमारा पाथ है जी, जिसमें हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। ये क्या है? सन, और ये रोटेट कर रही है अर्थ। अब अर्थ के इर्द गिर्द हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, वो रोटेट कर रहा है जी। ये हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, ये रोटेट कर रहा है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्लिप्स कब होता है कि जब एक हेवनली बॉडी, क्या डेफिनेशन थी हमारी, एक हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी के शेडो में आ जाए, यानी जो स्पेस में डिफरेंट बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं उसमें से कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के शेडो में आ जाए। बात समझ आ गई। अब फर्ज करें ये हमने कहा था अर्थ है और ये मून है। अब सन से जो लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेज, ये लाइट हमारी जा रही है, ठीक है। अब अर्थ मून और सन के दरमियान में आ गया, ठीक है। तो अर्थ का जो शेडो है वो किस पे पड़ेगा, मून पे। तो हम कहते हैं कि मून जो कि एक हेवनली बॉडी है वो अर्थ के शेडो में आ गया। इसका मतलब है कि एक्लिप्स अकर हो गया, ठीक है। एक्लिप्स की डेफिनेशन क्या थी कि जब एक हेवनली बॉडी किसी दूसरी हेवनली बॉडी के साए में आ जाए, शेडो में आ जाए, तो तब हम कहते हैं जी एक्लिप्स अकर हुआ है। तो सन की जो रेडिएशंस निकल रही हैं लाइट की, वो जाके अर्थ पे पड़ रही हैं। अब अर्थ ने जो मून पे इन रेडिएशंस ने जाना था उनको कर दिया है ब्लॉक, तो अर्थ का शेडो जाएगा मून पे, तो हम कहेंगे कि एक्लिप्स अकर हो गया। ठीक है जी। एक्लिप्स क्लियर है सबको, एक्लिप्स कैसे अकर करता है, क्या डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद हम आगे टाइप्स पे चलते हैं, अगर ये चीज क्लियर हुई है तो, कि जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के शेडो में आ जाए तो इसका मतलब है कि एक्लिप्स अकर हो गया। अच्छा, अब एक्लिप्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ल्यूनर एक्लिप्स और एक होता है सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है जी, व्हेन अर्थ पासेस डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। ठीक है, अब देखते हैं ये ल्यूनर एक्लिप्स किस तरह से करता है। ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है कि जब मून और सन के दरमियान में अर्थ आ जाए तो हम कहते हैं जी ये चांद ग्रहण लग गया है या ल्यूनर एक्लिप्स हो गया। ठीक है, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं मैं कि ये फर्ज करें जी सन है, सन के इर्द गिर्द ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के इर्द गिर्द यहाँ पे फर्ज करें अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहा है, ये हम कह रहे हैं जी मून है, ये क्या है, अर्थ। अब ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है कि जब जमीन दरमियान में आ जाए और सूरज की रोशनी को ये ब्लॉक कर दे चांद पे जाने के लिए, हम कहते हैं जी चांद ग्रहण लग गया है या ल्यूनर एक्लिप्स अकर हो गया। अब देखिए सन से रेडिएशन निकल रही है, ये आप क्या फर्ज कर लें जी लाइट रेडिएशन है, लाइट एनर्जी है जो कि आउटवर्ड जा रही है, और इसी एनर्जी ने पहुंचना था ये मून तक। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि अर्थ यहाँ से रोटेट करती 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 कोई ऐसा टाइम आ गया कि मून की भी स्पेसिफिक जगह यही है और अर्थ भी यहाँ पे पहुंच गई है। तो अर्थ क्या करेगी कि ये जो रेडिएशन मून तक पहुंचनी थी उनको ब्लॉक कर देगी। ठीक है, जब ये रेडिएशन ब्लॉक हो जाएंगी तो इस अर्थ का जो शेडो है वो मून पे पड़ेगा। ठीक हो गया। जब शेडो मून पे पड़ेगा तो अब क्या किया है, अर्थ ने लाइट ब्लॉक कर दी है मून की, यानी मून और सन के दरमियान में अर्थ आ गई है, तो हम कह देते हैं कि ये ल्यूनर एक्लिप्स अकर हो गया। ठीक है। अच्छा, ल्यूनर एक्लिप्स क्लियर है कि कैसे होगा कि जब अर्थ मून एंड सन के दरमियान में आ जाएगी। अब देखते हैं जी सोलर एक्लिप्स कैसे होगा। सोलर एक्लिप्स के लिए दोबारा वही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मजीद आगे स्लाइड में मैंने एक डायग्राम डाली है, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा आपको कि ये फर्ज करें, अगेन मैं कहता हूँ जी सन है, सन के इर्द गिर्द ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है एंड अर्थ यहाँ पे फर्ज करें प्रेजेंट है और ये मून रिवॉल्व कर रहा है। अब पहले हमने कहा कि अर्थ ने, ये सन था अर्थ, ये जो यहाँ से रेडिएशन आ रही थी सन से वो ब्लॉक कर दी थी अर्थ ने मून पे पहुंचने के लिए। अब फर्ज करें कोई ऐसा टाइम आया कि मून की पोजीशन ये नहीं है, मून रिवॉल्व करता करता कहीं यहाँ पे आ गया,
ठीक है। जब यहाँ पे आया है तो इसने क्या किया है, मून ने अब सन की लाइट अर्थ पे नहीं पहुंचने देनी। जो ये लाइट सन से निकल रही थी, मून इसको ब्लॉक कर देगा और मून का शेडो अर्थ पे बन जाएगा। ठीक है। जब मून का शेडो अर्थ पे बन जाए या मून सन और अर्थ के दरमियान में आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सोलर एक्लिप्स अकर हो गया है, सूरज ग्रहण लग गया। ठीक है जी, बात समझ आ गई? सोलर एक्लिप्स कैसे होगा, ये मजीद आगे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, अब ल्यूनर एक्लिप्स क्या है कि अर्थ जो है वो मून एंड सन के दरमियान में आ गई है। ठीक है। इसने ये जो सन से लाइट आ रही थी उसको कर दिया ब्लॉक और अर्थ का शेडो बन गया है मून पे, तो हमने कहा कि ये ल्यूनर इक्लिप्स हो गया। सोलर इक्लिप्स की बात करें तो क्या हुआ है, मून ने जो सन से लाइट आ रही थी उसको ब्लॉक कर दिया है और मून का शेडो बन गया है अर्थ पे, तो हमने कहा कि ये सोलर इक्लिप्स अकर हो गया है। ठीक है जी। जी बच्चे, एमसीक्यूज में इस सेंस में आ सकता है कि वो कहे कि जब अर्थ सन से लाइट ब्लॉक कर देता है तो मून पे अर्थ का शेडो बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, या ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है कि या अर्थ लाइट ब्लॉक करे या मून लाइट ब्लॉक करे, इस तरह के किसी भी टाइप का एमसीक्यूज बन सकता है। अक्सर आ भी सकता है, नहीं भी आता, लेकिन ये अक्सर पेपर में इस सेंस में आ जाता है कि आप ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स में डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है। या सिर्फ ऐसे पूछ लेगा कि ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका। दोनों इक्लिप्स क्लियर हैं? अगर ये क्लियर हैं तो नेक्स्ट चलते हैं, फिर इनकी टाइप्स करते हैं। बच्चे बस थोड़ा सा रह गया है, तकरीबन काफी पोर्शन हमने कवर कर लिया, थोड़ा सा रह गया, बस 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा। अच्छा, अब सोलर इक्लिप्स की टाइप्स हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं? टोटल सोलर इक्लिप्स है सबसे पहली टाइप। ठीक है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, दो टाइप्स हैं, टोटल एंड पार्शियल। नाम से जाहिर है टोटल सोलर इक्लिप्स कब होगा कि जब मून जो है वो कंप्लीटली सन को कवर कर ले या अर्थ जो है वो कंप्लीटली उसके शेडो में आ जाए। बात समझ आ गई? टोटल सोलर इक्लिप्स की डेफिनेशन लिखी हुई है जी, व्हेन मून कंप्लीटली कवर्स द सन, टोटल सोलर इक्लिप्स अकर। ठीक है। और अब देखें कि जो मून है उसका साइज अर्थ से तो छोटा है। ठीक है। फर्ज करें ये मून है, ठीक है, और ये अर्थ है जी, ये हमारे पास सन है जिससे लाइट आनी है, सन, मून एंड अर्थ। अब यहाँ से जो लाइट आ रही थी वो इसने ब्लॉक कर दी मून ने, तो ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है लाइट का ये तो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पे जो एरिया होगा अर्थ का, यहाँ पे उनको क्या लगेगा कि मून ने सन को कंप्लीटली कवर कर लिया। ठीक है। तो ये जो एरिया, स्पेसिफिक एरिया होगा अर्थ पे, यहाँ पे क्या लोग ऑब्जर्व करेंगे, टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है। और क्योंकि अर्थ का साइज मून से ज्यादा है तो कुछ जगहों पे मून कवर नहीं कर पाएगा, सन से लाइट चली जाएगी अर्थ पे किसी ना किसी तरीके से, जहाँ पे मून कवर नहीं कर पाएगा। तो जहाँ पे कंप्लीटली कवर्ड होगा, जिस अर्थ के एरिया में सन को नहीं देखा जा सकता, उस स्पेसिफिक एरिया में मून ने कंप्लीटली कवर कर लिया है, वहां पे हम कहेंगे कि टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया है। ठीक है। और जहाँ पे फर्ज करें अब कुछ लोग इस पॉइंट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनका सिर्फ ये पोर्शन ब्लॉक्ड है, बाकी लाइट आ रही है। ठीक है। तो इनके लिए ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। उसका एरिया स्पेसिफाई किया हुआ है उन्होंने कि when moon completely covers the sun, solar eclipse occur, its area is approximately 160 किलोमीटर wide and 1600 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है। सोलर इक्लिप्स का एरिया जो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होगा वो सिर्फ 160 किलोमीटर वाइड होगा और 1600 किलोमीटर लॉन्ग होगा। उसके अलावा पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहीं पे भी ऑब्जर्व किया जा सकता है जहाँ पे स्मॉल पोर्शन ऑफ सन मून ने कवर किया हो। ठीक हो गया? टोटल और पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्लियर है?
ठीक है बच्चे, कलर चेंज कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ ये प्रिकॉशंस दी हैं जी। लुकिंग एट सोलर इक्लिप्स विदाउट एनी प्रोटेक्टिव लेयर मे कॉज डैमेज। ठीक है। देन आगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स की डेफिनेशन है जी। पार्शियल सोलर इक्लिप्स हैपन व्हेन मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ बट मून ओनली पार्शियली कवर्स द सन डिस्क। यानी ये वो पोर्शन है जहां पे मून ने सन डिस्क को कंप्लीटली कवर नहीं किया, पार्शियली कवर किया है। ठीक हो गया। ऐसा जो एक्लिप्स अकर होगा जहां पे पार्शियली कवर किया होगा उसको कहेंगे पार्शियल सोलर एक्लिप्स। देन एनुलर एक्लिप्स। एनुलर एक्लिप्स बच्चे अभी आगे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, डेफिनेशन पहले देख लें कि ऐसा सोलर एक्लिप्स जहां पे सन को मून सेंटर में से कवर कर ले और साइडों से उसकी रोशनी नजर आए, एक रिंग सा बन जाए, ऐसे एक्लिप्स को एनुलर एक्लिप्स कहेंगे। ठीक है जी। ये तीनों डायग्राम्स दी हुई हैं, इससे मजीद क्लियर हो जाएगा आपको कि टोटल इक्लिप्स क्या है। कि ये देखें उसने कंप्लीट कवर कर लिया है जी। ठीक है। पार्शियल क्या है कि कुछ पोर्शन ऑफ सन मून ने कवर किया है, यहाँ पे देखें ये सिर्फ इतने पोर्शन में कवर किया है इसने, पार्शियल ये है। एनुलर क्या है कि सेंटर से उसने कवर कर लिया है, साइडों से वो विजिबल है। ऐसे इक्लिप्स को क्या कहेंगे? एनुलर इक्लिप्स। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स की भी सोलर एक्लिप्स की तरह इनकी भी दो टाइप्स हैं, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स एंड पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। टोटल क्या होगा कि जब अर्थ जो है वो सन एंड मून के कंप्लीटली दरमियान में आ जाए और वो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे। जो सूरज से, ये फर्ज करें सूरज है, सन, इससे जो लाइट जा रही थी, यहाँ पे अर्थ है, ये मून है। तो ये जब इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी अर्थ लाइट को, तो मून पे टोटल अर्थ का शेडो बन जाएगा। इस चीज को हम कहेंगे टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स अब दो तरह के होते हैं। ठीक है। उसके लिए दो टर्म्स आपको जेहन में होनी चाहिए। सबसे पहली है जी पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है। इसमें अब दो टर्म्स आ जाती हैं, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। जिस तरह हमने सन के केस में देखा कि दो थे, इसी तरह ल्यूनर के केस में भी दो है, टोटल एंड पार्शियल। टोटल क्या है? जब कंप्लीटली कवर है। पार्शियल क्या होगा कि जब कुछ पोर्शन ऑफ सन अर्थ कवर करेगी या मून पे कुछ पोर्शन ऑफ लाइट जाने को ब्लॉक करेगी। पेनम्ब्रल क्या होगा जी? अब इसमें पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स को समझने के लिए दो कंसेप्ट आपको बताना चाहिए। पहला कंसेप्ट है अम्ब्रा और दूसरा है पेनम्ब्रा। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, नीचे डायग्राम बनेंगे, उससे मजीद समझ आ जाएगी। लेकिन फर्ज करें कि ये आपका कोई, सॉरी, लाइट एमिटिंग बॉडी है। ठीक है। ये फर्ज करें सामने वॉल बनी हुई है जी। ठीक है। लाइट एमिटिंग बॉडी ने लाइट एमिट करनी है, ये लाइट रेज एमिट कर रहा है। अब क्या होगा कि ये मैंने आगे इसके आगे कोई चीज रख दिया है जो इस लाइट को ब्लॉक करेगी। फर्ज करें मैंने कोई रॉक रख दिया, पत्थर रख दिया, जो इस लाइट को ब्लॉक करेगा और इसका साया इस दीवार पे बन जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये रॉक या ये लाइट सोर्स इस रॉक के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ पे बहुत डार्क शेडो बन जाएगा वॉल पे। ठीक है जी, वेरी डार्क शेडो। जब इस लाइट सोर्स को मैं दूर करता जाऊंगा, इसको मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं, तो क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि इसके कुछ पोर्शन में डार्क शेडो बन जाएगा और बाकी शेडो थोड़ा सा फेड रहेगा या फेंट रहेगा। ठीक है। वो जो डिस्टेंट लाइट सोर्स की वजह से शेडो बना है, उसमें जो डार्क शेडो है उसको अम्ब्रा कहेंगे। ठीक है। और जो फेड या फेंट शेडो है उसको पेनम्ब्रा कहेंगे। बात समझ आ गई सबको पेनम्ब्रा और अम्ब्रा के बारे में? ये मजीद डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए सन से लाइट आ रही है। अब सन क्या है कि काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है फ्रॉम अर्थ। ठीक है।
सन से लाइट आएगी तो अर्थ का जो कुछ पोर्शन है वो वेरी डार्क शेडो बनाएगा, ठीक है। अगर डार्क शेडो बहुत बना दिया है तो वो तो बन जाएगा आपका टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। क्यों? वहां पे उसने कंप्लीटली लाइट, अगर जिस तरह अभी डायग्राम में शो किया हुआ है कि मून यहाँ पे शो किया हुआ है आपका, ये अगर मून यहाँ पे शो किया हुआ था तो इसका मतलब था कि सन से ये जो लाइट आ रही है उसको अर्थ ने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पे टोटल ल्यूनर इक्लिप्स चक्कर हो गया। अब क्या है कि क्योंकि सन काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो अगर मून उसके पेनम्ब्रा पोर्शन में आ जाए जहाँ पे फेंट शेडो है, कंप्लीट डार्क शेडो नहीं है, ठीक है, जिस तरह अभी इधर शो किया हुआ है, तो उसको कहेंगे पेनम्ब्रल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। पेनम्ब्रल सोलर इक्लिप्स क्लियर है सबको? अच्छा, ये आगे दोबारा एक एग्जांपल दी हुई है कि ये एक बंदे को खड़ा किया हुआ है जी, सनलाइट पड़ रही है, तो इसका जो बिल्कुल डार्क शेडो है जो कंप्लीटली ब्लॉक करेगा, क्योंकि सनलाइट एक डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो पोर्शन जहाँ पे कंप्लीट ब्लॉक कर देगा, डार्क शेडो बन जाएगा, उसको अम्ब्रा कहेंगे। और जो थोड़ा बहुत ज्यादा डार्क शेडो नहीं होगा उसको पेनम्ब्रा कहेंगे। और अगर ऐसे कहीं पेनम्ब्रा में मून अर्थ के सामने आ जाए तो उसको पेनम्ब्रल सोलर इक्लिप्स कहेंगे, ठीक है जी। ये आपको शो किया हुआ है जी। देखें, 3 टाइप ऑफ लोनर इक्लिप्स। सबसे पहले टोटल लोनर इक्लिप्स में हमेशा मून जो है वो रेड नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली ब्लॉक लाइट होती है, पार्शियल में ये कुछ पोर्शन कवर किया हुआ है इसने। पेनम्ब्रा में क्या होगा कि वो जो शेडो है अर्थ का जो मून पे बनता है वो बहुत फेंट सा बनता है, बहुत डार्क नहीं बनता, जिसकी वजह से ये आपको रेड की बजाय थोड़ा सा डार्क नजर आता है। आई होप सो डायग्राम से मजीद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स बच्चे नॉन प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये भी यूनिवर्स में एक सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये इनको प्लेनेट भी नहीं आप कह सकते और ल्यूनर ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते, यानी इनको आप मून्स भी नहीं कह सकते और प्लैनेट्स भी नहीं कह सकते, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि इनका सबसे पहले जो साइज है वो 100 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक इनका डायमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड यूनिवर्स में है उसको सिरिस कहते हैं, ठीक है, ये उसका नाम है। देन नेक्स्ट है जी इरेगुलर शेप होता है और माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है इसको। ये चंद प्रॉपर्टीज हैं एस्टेरॉइड्स की, 3-4 पॉइंट्स हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि ये ना तो प्लेनेट होते हैं ना मून होते हैं, नॉन प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं। डायमीटर मिनिमम इतना होता है, इसकी रेंज आपको पता होना चाहिए। देन लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स कौन सा था उसका नेम पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इरेगुलर शेप्स होते हैं। ये 3-4 पॉइंट एस्टेरॉइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन है मीटियोराइड्स। मीटियोराइड्स बच्चे एस्टेरॉइड्स की तरह के ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एस्टेरॉइड्स या प्लैनेट्स, ठीक है। इनका कोई वेल डिफाइंड साइज रेंज नहीं है, बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन एस्टेरॉइड से साइज में कम ही रहते हैं। और जब मीटेराइड्स जो हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएं तो फौरन बर्न अप हो जाते हैं, जिसको शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है, क्या साकिब उर्दू में कहा जाता है। वेपोराइज हो जाते हैं, उस वजह से उनको वो एक फ्लेम सा निकलता है उनमें से, जिसको शूटिंग स्टार कहा जाता है। बच्चे मीटराइड्स जो है वो सैटेलाइट नहीं होते, ना ये एस्टेरॉइड सैटेलाइट होते हैं, ये जस्ट हेवनली बॉडीज होती हैं, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती हैं, जिनको ना तो आप प्लेनेट कह सकते हैं ना आप मून कह सकते हैं, क्योंकि ना तो ये प्लेनेट की जो उसकी 3 कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर रहे होते हैं और ना मून की कंडीशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। ये किसी प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहे होते। मून के लिए क्या कंडीशन है कि वो प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे, और
प्लेनेट की क्या कंडीशन है कि वो 3 कंडीशन आपको पहले मैंने बताई है कि एक तो स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना चाहिए, देन उसकी ग्रेविटी उसको स्फेरिकल शेप में मोल्ड करे, देन अपने पाथ में जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कॉमेट्स। कॉमेट्स की अगर कंपोजिशन देखें तो पहला है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक्स, डस्ट एंड मेटल, 3 चीज़ों का बने हुए होते हैं ये, और इनके इर्द गिर्द एक आइसी शेल होता है, बर्फ का शेल होता है। ठीक है, साइज इनका फ्यू माइल्स होता है। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम फ्यू माइल्स से बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यू माइल्स मीन के एक एवरेज नंबर ऑफ माइल्स मीन का साइज होता है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, 3 चीजों से बने हुए होते हैं, रॉक्स, डस्ट एंड मेटल। आउटर सरफेस पे आइसी शेल होता है। ठीक है, इनका जो ऑर्बिट है वो हाईली एलिप्टिकल होता है। ठीक है, एलिप्टिकल मीन कुछ इस तरह की शेप होती है जिनकी। ठीक है, हाईली एलिप्टिकल। अच्छा, और ये भी सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जब ये सन के करीब जाते हैं, फर्ज करें ये इनका एलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पे कहीं सन है, ये मैं कह देता हूँ जी सन है, ये कॉमेट यहाँ से मूव करता हुआ इधर आ रहा है जी। ठीक है, जब यहाँ पे ये पहुंचेगा सन के करीब, क्योंकि सन के करीब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उस ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इसका जो आइसी शेल है वो मेल्ट हो जाता है। उसके मेल्ट होने की वजह से इसकी जो आउटर सरफेस पे रॉक, डस्ट और मेटल के साथ थोड़ी सी डस्ट होती है, उस शेल के अंदर बेसिकली डस्ट फिल्ड हुई होती है। तो वो जब शेल आपका पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो सोलर विंड की वजह से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो इससे अवे मूव करते हैं। ठीक है, जो कि एक कुछ इस तरह सा का इसका होता है पाथ, नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि ये जनाब कॉमेट है। कॉमेट जब सन के करीब पहुंचेगा तो इसका जो आइसी शेल है वो मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करने की वजह से सोलर विंड जो है वो उसको दूर की तरफ पुश करेगी। उस पुश करने की वजह से उसकी एक टेल बन जाती है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो कॉमेट है उसकी टेल कैसे बनती है। अक्सर पूछा जाता है जी कि कॉमेट्स की को टेल स्टार या टेल से रिलेटेड क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो आइसी शेल है वो जब मेल्ट होता है तो इसकी सरफेस पे जो डस्ट है उसको सोलर विंड बाहर की तरफ पुश करती है और टेल सी इसकी नजर आती है जब ये सन के करीब होता है। जब दूर जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर रिड्यूस होती है, और इनका बचे जो रेडियस है, जो टाइम है, वो इतना ज़्यादा होता है कि अक्सर ये सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। इसको 200 प्लस ईयर्स चाहिए एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है सबको। बच्चे लेक्चर में अभी तक जो पढ़ा है ये कमेंट्स आपका लास्ट पोर्शन था, इसके अलावा जो कुछ आज पढ़ा है उसमें कोई इशू है तो बता दें, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एस्ट्रोनॉमी का पोर्शन आज हमारा कंप्लीट हुआ है, इसमें कोई इशू है तो बता दें। बच्चे स्लाइड्स जो हैं वो हमारे जो रेगुलर सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलती हैं। ठीक है, मजीद इसकी डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो गुड बाय फ्रॉम माय साइड। और अब सरसद आपको ब्रीफ कर देते हैं कि कैसे चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और स्लाइड्स वगैरह के बारे में बता देते हैं। जी भी जवानों, कुछ समझ आया? डॉक्टर असद है। आई होप सो कि आज के सेशन में कुछ चीज़ें आपने नई सीखी होंगी, और इसमें आपको बेटे बताते चलें कि ये जो स्लाइड्स वाला मामला, स्नैपशॉट ले लिया करें। इनफैक्ट इशू ये है कि ये जो स्टूडेंट्स भागते हैं ना रेडीमेड मटेरियल के पीछे कि जी हमें रेडीमेड नोट्स मिल जाए, तो मैं पर्सनली इसको कोई ठीक नहीं समझता।
उसकी रीजन ये है कि आपके हाथ में पेपर और कलम होना चाहिए जब आप लेक्चर ले रहे हैं। अब देखें, इतनी फैसिलिटी है, साइंस ने इतनी फैसिलिटी दे दी है आपको कि आप घर बैठ के स्क्रीन के ऊपर ये चीजें देख रहे हैं। आप इसको नोट डाउन करें या अपने डिवाइस से स्नैपशॉट लें। उसका फायदा ये होगा कि आप थोड़ी सी फिर एफर्ट करेंगे। उस एफर्ट के नतीजे में क्या होगा कि वंस अगेन आप इसको पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो आपके अपने नोट्स बनेंगे, दैट वुड बी मोर इजी फॉर यू टू रीड। ठीक हो गया जी। मेरा लेक्चर जनाब होगा, मेरा लेक्चर जब आप मुझे असाइनमेंट भेजेंगे तब। राशिद, आपकी असाइनमेंट मुझे मिल गई है। व्हाई नंबर्स आर नॉट हाई इन दिस सब्जेक्ट। हाँ, एक राशिद ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जी ये चीजें तो आसान है लेकिन इसमें नंबर कम आते हैं। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, 5 से 7 मिनट, उसके बाद साइन ऑफ करते हैं। जीएसए, जीएसए बचे 100 मार्क्स का है। अब इसमें फसी साहब ने आपको बताया होगा कि जो 2 इसके पोर्शन है। नंबर 1 इज जनरल साइंस एंड सेकंड वन इज द एबिलिटी पोर्शन। अब आपका जो पहला पोर्शन है जनरल साइंस का, इसको अगर आप देखें तो ये 40 मार्क्स का है। अगर आप एबिलिटी वाला, बल्कि ये जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है 60 मार्क्स का है और एबिलिटी का पोर्शन आपका 40 मार्क्स का है। ये 40 मार्क्स आपके मैथमेटिकल मार्क्स हैं यार। यू कैन हैव दीज 40 मार्क्स। अब इसमें नंबर क्यों नहीं आते? आप लोगों ने थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तान अफेयर्स पे 10 किताबें पढ़ देते हैं, हम करंट अफेयर्स पे 3-4 किताबें पढ़ देते हैं, हम किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे काफी किताबें पढ़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें वो सब्जेक्ट पसंद होते हैं पढ़ने में, हमारी लाइकिंग होती है उसमें। लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनको हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ी सी प्लानिंग करनी है अपने सीएसएस के लिए, इफ यू वांट टू सिक्योर योर एलोकेशन। नंबर 1, आपका जो कोशिश करें 4 सब्जेक्ट को टारगेट करें। नंबर 1 इज जीएसए। जीएसए ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पोटेंशियल 85 प्लस का है। 85 प्लस मार्क्स ये आपको दे सकता है अगर आप इसको टाइम देंगे। ठीक हो गया जी। बाकी जितना मर्जी एक सब्जेक्ट को आप पढ़ लें, आपके मतलब एवरेज नंबर 40 से 50 के दरमियान नॉर्मली जो 100 नंबर के पेपर होता है उसमें आते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद लैंग्वेजेस, इसके बाद आपकी लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस में रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाबी है, पश्तो है, वगैरह वगैरह, बाकी जो आपकी प्रोविंशियल मतलब लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस के पेपर का भी पोटेंशियल है, ये आपको 70 प्लस देती हैं। इसके अलावा एक और पेपर है जिसको लोग इग्नोर करते हैं और वो पेपर है आपका इंग्लिश कंपोजिशन का। इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर आपको 70 प्लस देता है, लेकिन कब देता है? जब इस पेपर का आप 60 मार्क्स वाला पोर्शन भी तैयार करते हैं, जिसमें मैंने कल बताया था, कल के लेक्चर में, कि आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, आपकी ट्रांसलेशन है, आपकी करेक्शन है, आपका जो है वोकैबुलरी है। अब देखो, उन 60 में से आप 30 मार्क्स ले, 50% बात कर रहा हूं। उसके साथ जो 40 मार्क्स की आपकी प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें से अगर आप मतलब 40 में से जो है, मैं कहता हूं जी आप 30 मार्क्स लें, फिर भी ये आपको 60 मार्क्स देता है। इशू ये है कि कंपोजिशन के पेपर में लोग सिर्फ 40 नंबर की तैयारी करते हैं, प्रेसी की और कंपोजिशन की, ये 60 मार्क्स छोड़ देते हैं। ठीक हो गया जी। इन दिस वे ये 3 सब्जेक्ट आपके ये हो गए। 2 सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के टारगेट करें। वन ऑफ द ऑप्शनल आप मतलब इसमें आप ले सकते हैं, जैसा कि हमारे पास है पहले तो यूएस हिस्ट्री जो था, इट वाज अ वंडरफुल सब्जेक्ट। अब क्रिमिनोलॉजी है, फिलोसफी है। ये एवरेज मतलब 60 से 70 के दरमियान आपको नंबर देने वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। या एक सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप एफर्ट कर लें, दैट वुड बी आई आर समथिंग एल्स।
अब मुझे जरा बताएं, हम इसको इकट्ठा करते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में आपके 85 हैं, साथ में जनाब आपके दूसरे सब्जेक्ट में 70 हैं, तीसरे सब्जेक्ट में फिर 70 हैं, और चौथे सब्जेक्ट में आपके फिर 80 हैं। अब 4 सब्जेक्ट का आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका टोटल जो बन रहा है दैट इज 305। 305 आपने ये लिया, और पीछे सब्जेक्ट आपके बच गए हैं जी 8। 8 सब्जेक्ट में अगर ऑन एवरेज, मतलब आप ऑन एवरेज आप कहते हैं जी 50 नंबर भी लेते हैं, ठीक हो गया जी, तो फिर भी 400 मार्क्स आपके आते हैं। 400 प्लस 305 इज इक्वल टू 705। अगर आपका 705 स्कोर आता है, यू वुड बी अमंग द टॉप 10, अगर आपका रिटर्न में इतना स्कोर आता है। अब क्यों क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि इस सब्जेक्ट को भी इग्नोर करते हैं टोटली, नहीं नहीं इसकी तो इंपॉर्टेंस ही कोई नहीं है, ये पढ़ते ही नहीं है, बिलीव मी इसको पढ़ते ही नहीं है। हालांकि ये सबसे मतलब टारगेट करने वाला सब्जेक्ट है यार। अपनी तैयारी को ना थोड़ा सा प्लान करो अगर आपने एलोकेशन लेनी है। इसी तरीके से लैंग्वेजेस वाला बस सरसरी सा पढ़ते हैं, नहीं जी हम तो हिस्ट्री बड़ी पढ़ रहे हैं, हम यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी, हम मतलब फलां सब्जेक्ट बड़ा पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसी तरीके से कंपोजिशन, तैयारी आप 40 नंबर की करोगे तो पास कैसे होगे? 4 सब्जेक्ट को टारगेट करो, 4 सब्जेक्ट में आपका 300 प्लस स्कोर आना, ठीक हो गया। बाकी में एवरेज नंबर भी ले लो तो आपके 650 प्लस नंबर आएंगे। 650 प्लस मीन आपका जी एलोकेशन स्कोर है।